नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बंगाल में खेला होगा, लेकिन बंगाल में खेला होगा, अगले सप्ताह होगा जी या नहीं होगा, उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे। लेकिन खेला दिल्ली में हो गया और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया। जी राघव चड्ढा समेत 7 सांसद राज्यसभा के बीजेपी में शामिल हो गए। जी शामिल नहीं हुए, विलय कर लिया। जी शब्दों पे हम जाते हैं, विलय करने की बात कही। जी अब दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कौन से लोग हैं। एक तो वो है संदीप पाठक, जो दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा में पार्टी के लिए संगठन का काम करते रहे हैं, पार्टी को मजबूत करते रहे हैं और संगठन मंत्री के तौर पर उस दिन भी काम कर रहे थे जिस दिन वो बीजेपी में शामिल हुए। जी पद उनके पास वही था जी और अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। जी इसके अलावा अशोक मित्तल, 4 दिन पहले ईडी के यहाँ छापेमारी उनके यहाँ ईडी ने किया था और 4 दिन बाद ये इसमें आ गए। अशोक मित्तल के लिए एक और बात हम कह सकते हैं कि राघव चड्ढा को हटाकर डिप्टी लीडर उनको बनाया गया था जी और अशोक मित्तल के घर पर ही केजरीवाल रहा करते थे और केजरीवाल ने घर खाली किया, उसके 2 घंटे बाद बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष सिसोदिया हरभजन सिंह के घर पे रहते हैं और हरभजन सिंह भी शामिल हो गए। तो आम आदमी पार्टी को लेकर जो कुछ भी घटनाक्रम शुक्रवार से चल रहा है और आगे पंजाब चुनाव तक चलता रहेगा, सरकार कितनी पंजाब में स्टेबल होगी उसकी भी चर्चाएं बार बार उठेगी। और कांग्रेस भले ही आज कुछ भी कहे, लेकिन वो पक्का इतना तो तय है कि वो विधानसभा का सत्र बुलवाना चाहेगी और बहुमत परीक्षण की मांग जरूर करेगी। जी आप आगे आपकी टिप्पणी। जी देखिए, आम आदमी पार्टी में जो घटनाक्रम घटा है वो उसके आसार लग रहे थे, लेकिन 7 लोग चले जाएंगे ऐसी संभावना नहीं थी। आपने संदीप पाठक का जिक्र किया तो खुद शायद अरविंद केजरीवाल भी हैरान होंगे कि वो क्यों चले गए, लेकिन अगर हम आदमी पार्टी के जो सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उससे लग रहा था कि खासतौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से जिस तरीके से संदीप पाठक को किनारे कर दिया गया था, हार का ठीकरा उन पर ही फोड़ दिया गया था कि आपकी स्ट्रेटजी काम जबकि नहीं कर उनकी सकी। बात तक नहीं मानी गई थी। जी, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई और उनको जो अहम निर्णय लिए जाते हैं आम आदमी पार्टी में, उससे उनको अलग कर दिया गया था। उनको कोई जानकारी नहीं होती थी बैठकों की, कोई निर्णयों की। तो ये दिख रहा था कि जब वो खुद को किनारे महसूस कर रहे थे, उपेक्षित महसूस कर रहे थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने भी जब भी ऐसी कोई वहाँ पे उस आम आदमी पार्टी के जो असंतुष्ट नेता थे उनके प्लेटफॉर्म पे बात चली होगी कि भैया यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के चलें क्या बीजेपी की, और तो वो भी राजी हो गए। और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी को छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कारण बताए हैं, क्यों बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ कारण बताए हैं। और संदीप पाठक कोई सामान्य नाम इसलिए नहीं है, आपने उनके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है कि वो किस तरीके से संगठनात्मक काम करते थे। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के ही लोग उनको आम आदमी पार्टी का चाणक्य या आम आदमी पार्टी का अमित शाह तक कहा करते थे। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस भूमिका में एक नाम से जानते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वो तो किस भूमिका में होंगे इससे समझा जा सकता है। और खासतौर पर गुजरात में चूंकि वो पार्टी को खड़ा कर रहे थे, गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं साल भर बाद, तो वहाँ पे अब संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। दूसरा, हमने देखा कि पंजाब का जो चुनाव पिछली बार 2022 का जो चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था, उसमें राघव चड्ढा और संदीप पाठक की बड़ी भूमिका इसलिए थी क्योंकि संगठन को खड़ा करने में और वहाँ पर उम्मीदवारों के चयन में और मुद्दों का कौन से मुद्दे आगे रख के चुनाव लड़ा जाएगा, घोषणा पत्र में क्या वादे किए जाएंगे, इन सब कामों में संदीप पाठक और राघव चड्ढा की बड़ी भूमिका थी। दोनों के जनाधार भले ना हो, लेकिन अनुभव दोनों को है
और आगामी पंजाब चुनाव में अब ये अनुभव जो है बीजेपी के साथ जुड़ गया है, तो जरूर ठीक है कि सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी वहाँ नज़र नहीं आती है, लेकिन बीजेपी की नज़र पंजाब में एक बड़े गेम पर है कि आप वहाँ पर कम से कम अकाली जो शिरोमणि अकाली दल है उसकी जगह आप ले सकें। और खास बात यह है कि आप देखिए कि जो ऐसे जो ये जो चेहरे सामने आए हैं, ये जो अनुभव जिनको सरकार बनाने का अनुभव है पंजाब में, जब वो चेहरे साथ में आए हैं और भी तमाम जो नेता कांग्रेस से टूटकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जयवीर शेरगिल उसमें हैं और भी अमरिंदर सुनील सिंह जाखड़ हैं, तो ये सब तो मेहनत कर ही रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी की नज़र उस पंथिक जो समाज है जिस पर अभी तक शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव हुआ करता था, जो खासतौर पर जिनको कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर वो शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए थे लोग, तो बीजेपी की नज़र उन पर भी है कि जब शिरोमणि अकाली दल निष्प्रभावी हो चुका है, कहीं मैदान में नज़र नहीं आता, तो वो जो वर्ग है वो भी बीजेपी के साथ जुड़े। तो तमाम प्रयास चल रहे हैं आने वाले दिनों में, और अब पंजाब में और घटनाक्रम राजनीतिक रूप से होते हुए दिखेंगे। कांग्रेस वहाँ बहुत खुश हो रही है। आपने कहा कि फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है, उनका अधिकार है। जैसा कि हमने सुना कि राघव चड्ढा ने भी कहा कि हमारे पास इतने विधायकों का समर्थन है, हमारे पास उतने विधायकों का समर्थन है, तो वो उनको समर्थन दिखाना भी चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं तो आप जरा दिखा भी दीजिए। दूसरा, अगर फ्लोर टेस्ट होता है वहाँ पर और अगर भगवंत मान सरकार बचती है गिरती है, वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस का खुश होना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर सत्ता की एक बड़ी दावेदार है और स्वाभाविक दावेदार है। लेकिन कांग्रेस पर हैरानी इसलिए होती है कि आप देखिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो भी बिखराव सामने आ रहा है, वहाँ पर कांग्रेस को पता है कि ये हमें आसानी से अब हमारा ही नंबर लगेगा, लगता है इसके बाद, तो कांग्रेस वहाँ पर थोड़ी सी गतिविधियां दिखा रही है। लेकिन वही कांग्रेस दिल्ली में अब भी निष्प्रभावी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या सरेंडर किया, मेयर चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने कहा हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे साहब। अब जो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, जिसके नेता पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसके नेता मुखिया को अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने खरी खरी सुनाई है, तो वो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चल रही है, जनता की नज़रों से उतर चुकी है। मैदान साफ है कांग्रेस के लिए कि आप आइए और मुख्य विपक्षी भूमिका में आ जाइए। लेकिन कांग्रेस मेहनत ही नहीं कर रही है, वो चाह रही है कि और ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाए, जनता के पास विकल्प हो कि भाई बीजेपी या फिर कांग्रेस, तब हम मैदान में आएंगे। तो यहाँ पर क्यों नहीं मेहनत कर रही कांग्रेस, क्यों वो उसके नेता सारे के सारे चुप बैठे हैं? आम आदमी पार्टी के घटनाक्रम पर तो उन्होंने दे दिया प्रतिक्रिया, लेकिन क्या वो मुख्य विपक्ष की भूमिका यहाँ पे पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या, ये देखने को नहीं मिलता है। तो कांग्रेस को वहाँ जहाँ बड़ी सहजता से अब रास्ता क्लियर लग रहा है पंजाब में, तो वो वहाँ पर बड़ी खुश दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ी सी मेहनत कर रही हैं तो चुपचाप बैठे हैं। तो कांग्रेस को भी जरा अपने अंतर्मन में झांक लेना चाहिए। अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको आप देखिए कि राज्यसभा में बीजेपी में क्योंकि विलय हो रहा है, विलय वही शब्द जी, शामिल होने की बात नहीं है, विलय की बात है। क्या आम आदमी पार्टी पर भी संकट आ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, दल विरोधी जो कानून है उसके अपने नियमों के तहत जो 7 सदस्य आम आदमी पार्टी के बीजेपी में विलय कर गए हैं, तो अब इसके आप देखिए कि बीजेपी और एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के थोड़ा सा करीब पहुंचे हैं। अभी उन्होंने देखा कि लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक जो पास नहीं हो सका था, 2/3 नहीं था एनडीए के पास, तो आज जिस तरीके के हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र का नाम भी संबोधन हुआ था कि हम ये काम करके रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में अभी एनडीए की ताकत और बढ़ेगी, लोकसभा में भी एनडीए की बीजेपी अपने दम पे 113 तो हो ही गई जी। और अभी आप देखेंगे कि ये जो 7 आए हैं ना, तो हो सकता है कि कुछ और राज्यसभा सांसद आएँ। यही काम लोकसभा में भी होगा। हम चर्चा समय समय पर सुनते रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी के सांसद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी और एनडीए का लक्ष्य रहेगा 2/3 बहुमत के करीब पहुंचना। अभी वो एमएलसी बनने के लिए होड़ में उसमें लगे हैं। तो बीजेपी का मुझे ऐसा लगता है कि अब यह है कि पहले नंबर जो है ना वो पूरे करो कि ठीक है 2/3 के करीब पहुंचो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो उस दिशा में प्रयास जारी हैं। तो उसी क्रम में हम कह सकते हैं ऑपरेशन लोटस। लेकिन ये ऑपरेशन लोटस ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई गेम खेल दिया है या कोई ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाया है। अगर मान लीजिए एक बार को कि अशोक मित्तल पर प्रेशर था भी,
तो हरभजन सिंह पर क्या प्रेशर था, राघव चड्ढा पे क्या प्रेशर हाँ। था, संदीप पाठक पे क्या प्रेशर था, विक्रमजीत सिंह सानी पर क्या प्रेशर था, और राजेंद्र गुप्ता पे क्या प्रेशर था, किसी पे कोई प्रेशर नहीं था। और आप इन सब ये तो वो थाली था ना जिसको बस खाने वाले को खाने वाले को सिर्फ कहना था कि लाओ हम खाते हैं जी। और आपने ये सारे के सारे लोग देखेंगे, ये जो सांसद आए हैं बीजेपी में, अगर राघव चड्ढा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता था, तो वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन और आप तमाम नेताओं के बयान आपको ढूंढने पड़ेंगे कि एंटी बीजेपी इन्होंने कुछ बोला हो। उन्होंने बल्कि अगर हम विक्रमजीत सिंह सानी को देखें तो वो तो मोदी के प्रशंसक रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रशंसक रहे हैं। तो ऐसा ये जो आए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ है। संदीप पाठक और राघव चड्ढा, ये लोग पार्टी के चेहरे थे, स्वाति मालीवाल हो, राघव चड्ढा हो, संदीप पाठक हो जी, तो इनको तो बोलना ही था प्रवक्ता के तौर पे या जो भी था जी। लेकिन बाकी तो हरभजन सिंह ने तो कभी कुछ राजनीति की बात ही नहीं की। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि स्वाति मालीवाल भी जिस तरह से उपेक्षित महसूस कर रही थी, और जिस तरीके से विभव कुमार, जिन पर आरोप है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई की, उन पर हाथ उठाया, वो विभव कुमार को जिस तरीके से तवज्जो दी जाती है आम आदमी पार्टी में। अभी एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें भगवंत मान के साथ वो विदेश यात्रा पर भी गए हुए हैं पंजाब के सीएम के साथ, तो उस पर भी सवाल उठे थे कि भाई इनको क्यों इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, जमानत पर व्यक्ति बाहर है। तो ये ऐसे कुछ नाम जो अरविंद केजरीवाल और उनकी जो इर्द गिर्द रहने वाली मंडली है उस पर जिस तरीके से संसाधनों का, पंजाब के संसाधनों के दुरुपयोग के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो उससे पूरे का पूरा पार्टी नेतृत्व तो कटघरे में है। अभी हमने देखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ने क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, जब उनके ऊपर आरोप लगाए कि आप हम मेरे मामले की सुनवाई से हट जाइए क्योंकि आप निष्पक्ष नहीं है, इस तरीके की मुझे आशंका है, उन्होंने ये सब बातें की। तो क्या कहा कोर्ट ने, ये पूरे देश ने देखा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कभी हमारे संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, कभी हमारे प्रधानमंत्री पे और हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं या राज्यसभा के सभापति हैं उन पर सवाल उठाती है, कभी वो पूरे तंत्र पर सवाल उठाती है, और अब वो न्यायपालिका तक पर सवाल उठाने की ज़रूरत कर रही है। लेकिन जनता सब देख रही है, जिस तरीके से दिल्ली में सफाया हुआ है उसी तरीके से पंजाब में सफाया होना लगभग तय नज़र आ रहा है। अगर वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तरीके की जो सामने आती हैं उसके हिसाब से। और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि भाई मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, वो बंगले पे बंगला लिए जा रहे हैं। अभी आपने बताया अशोक मित्तल का खाली कर दिया उन्होंने, अब वो दूसरे शीश महल में चले गए हैं। उसके जो वीडियो हाँ, उसके जो वीडियो जारी किए गए हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि मानहानि करेंगे सर। हाँ, मानहानि सोच समझ के। हाँ नहीं, वो मानहानि करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अब जो सामने जो तथ्य रखे गए हैं, हम तो उन तथ्यों बीजेपी जो कह रही है वो हम बता रहे हैं। बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है, बीजेपी ने जो पीडीएफ फाइल जारी की है, उसमें जो दिखाया गया है तो वो उसको फिर बीजेपी के खिलाफ जाएं, बताएं वो कोर्ट में कि भाई ये तो गलत चीज़ें हैं वहाँ पर। लेकिन ये भी पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को कि ये जो सरकारी बंगले हैं ये क्योंकि CPWD के पास आते हैं और केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है, तो अगर वहाँ से ये चीज़ें सामने आई हैं कि अंदर से बंगला ऐसा है तो वो वैसा ही होगा, है ना। तो वो दिल्ली, वो कोई पंजाब की सरकार का नहीं है कि वो इस तरीके का बंगले का वीडियो पंजाब सरकार का पैसा लगा के उसमें रिनोवेशन तो हो सकता है अपने हिसाब से। जी जी, हो सकता है, और वो निजी खर्च पे किया गया ऐसा बताया भी जा रहा है। और ये आप देखिए कि जिस तरीके का आरोप बीजेपी ने एक और बड़ा आरोप लगाया है उस पर भी दर्शकों को ध्यान देना चाहिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री के आसपास 4 बड़े बंगले हैं पंजाब सरकार के। उसमें से एक में मनीष सिसोदिया ने कब्जा किया हुआ, एक में संजय सिंह ने, एक में सत्येंद्र जैन ने, और एक में तो केजरीवाल हैं ही। तो ये मतलब एक तरह से पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग है। अब वो पंजाब के सीएम विभव कुमार को लेकर सरकारी खर्चे पर अगर वो विदेश यात्रा पर कर रहे हैं तो उससे पंजाब को क्या लाभ होने जा रहा है ये भी उनको बताना चाहिए। तो किसी को गद्दार कह देना बड़ा आसान काम है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपके गलत कामों में भागीदार नहीं बनना चाहता तो हमें उसकी भी बात समझनी होगी। गद्दार शब्द का उपयोग कर देना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यक्ति की पीड़ा को भी समझा जाना चाहिए जिसकी वाणी पर आप रोक लगाने का आग्रह कर रहे हैं राज्यसभा के सभापति से कि भैया इनको बोलने मत देना,
इनको हमारी तरफ से कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। तो जब आप कहीं एक बार आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और आप ही उस स्वतंत्रता का गला घोंटने का काम करते हैं, तो ये विरोधाभासी चेहरा है, वो दुनिया देख रही है इसको। बिल्कुल। और गद्दार कौन हो सकता है? आपने जिन जिन को गाली देकर आपने राजनीति शुरू की जी, उनके साथ आप खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं जी, मेल मिलाप करते हैं, उनके साथ राजनीति में आगे बढ़ने का संकल्प भी लेते जी। हैं। और जिस तेजी से उभरी थी आम आदमी पार्टी, उसी तेजी से गिर भी रही है। और आप इसकी स्थापना के काल के समय से अगर आप सारे बड़े नाम उठा के देख लीजिए, शशि भूषण, बिल्कुल। प्रशांत भूषण, योगेंद्र अलका लांबा, यादव, अलका कुमार लांबा, विश्वास, कुमार विश्वास, खेतान साहब, जी, आशीष खेतान, आपके हाँ, आशुतोष, सब लोग पार्टी छोड़ गए, कपिल मिश्रा, सब लोग पार्टी छोड़ गए। और सबके जो आरोप थे, अगर आप देखेंगे तो वो एक ही व्यक्ति पर हमला था, एक ही शीर्ष व्यक्ति पर ही हमला था। सबने एक शीर्ष व्यक्ति पर हमला किया कि भैया इस तरीके से बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन निजी कंपनी की तरह पार्टी चला रहे हैं। बात आपने करी थी शुचिता की, बात करी थी आपने कोई सरकारी सुविधा नहीं लेने की, लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को लगेगा कि यार ये हम तो गलत कर रहे हैं, हम बोल के कुछ आए थे, कर कुछ और रहे हैं। तो सबने एक ही बात कह के पार्टी छोड़ी है। तो अगर मान लीजिए कि 100 लोग एक तरफ खड़े हैं, वो एक बात कह रहे हैं, और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, तो वो एक बात कह रहा है, वो खुद को कट्टर ईमानदार बता रहा है, और ये 100 लोग कह रहे हैं, उन्हीं के साथ के 100 लोग कि ये कट्टर बेईमान है। तो अब सच कौन है, इसका फैसला जनता को ही करना होगा। बिल्कुल। वैसे राघव चड्ढा के 1 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए इंस्टाग्राम पे सर। जी, देखिए वो तो अब आम आदमी पार्टी के जो सदस्य थे, खासतौर पर अगर हम देखें, उनके भी फॉलोअर्स हैं, चाहे पंजाब में हैं, चाहे दिल्ली में हैं, और भी जहाँ पार्टी के यूनिट्स हैं वहाँ पे लोग हैं, तो हो गए होंगे कम। लेकिन ये उतार चढ़ाव हर नेता के साथ देखने को मिलता बीजेपी है। वाले एक्सेप्ट करेंगे, फिर जी, उसको लाइक करेंगे, फिर हो जी, सकता है उतना हो चला। सकता है। जी, जी। खैर, आप तो मांस भात खाते नहीं हैं, झाल मुड़ी खाई थी क्या? हाँ, झालमुरी खाई है, थोड़ी सी तीखी जरूर होती है। वो मिर्ची किसको लग रही है तभी फिलहाल? मिर्ची प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि टीएमसी वालों को लगी है। नहीं, आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए रखते हैं क्योंकि टीएमसी को शायद पहली बार डर लग रहा है, और वो डर लग रहा है इसीलिए ममता बनर्जी का जब मैंने बयान देखा, 2 बयानों की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। ममता बनर्जी का बयान जिसमें वो कह रही है कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मेरा जो लक्ष्य है वो दिल्ली की सत्ता को खत्म करना है। कुर्सी नहीं चाहिए, ये चुनाव के बीच में कौन मुख्यमंत्री कहता है, जो मुख्यमंत्री पद का फिर से दावेदार हो। तो अगर वो ऐसा कह रही हैं तो उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी जा रही है, तभी वो ये बात कह रही हैं। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी का एक वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एंट्री देने की दोषी ममता बनर्जी हैं। बीजेपी को एंट्री तो पहले से थी, एंट्री यहाँ पे मतलब यह है कि बीजेपी को सत्ता की चाबी जो सौंपी जा रही है उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका कुशासन के खिलाफ जनता ने वोट किया है। तीसरा मैं ऐड करूं सर? हाँ जी, बताइए। 73 सांसदों ने सीईसी के खिलाफ एक बार फिर से प्रस्ताव दे दिया है। जी, जी, राज्यसभा का कोई सदन तो चल नहीं रहा है, लोकसभा या राज्यसभा। जी, ऐसे बीच में जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है, जी, तो बीच में ही इस तरह का नोटिस देना, क्या ये कहने के लिए कि भाई हम चुनाव जीत रहे थे लेकिन चुनाव आयोग ने हरा दिया हमें? जी, नहीं, चुनाव आयुक्त के खिलाफ, आप मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुछ भी कहिए, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो सीजेआई साहब हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने देखा है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है, उन्होंने खुशी जताई है कि, और इसको लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रक्रिया बताया है। और आप देखिए कि एसआईआर की कितनी बड़ी वहाँ पे अभियान चला, कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया, और ये सारा का सारा जिस तरीके का चुनाव आयोग पर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की हैं, चाहे वो ईडी की जांच में बाधा की बात हो, चाहे एसआईआर को लेकर हो, जब उन्होंने कहा कि भैया और भी राज्यों में हुआ लेकिन हंगामा सिर्फ यहीं देखने को मिल रहा है। जब मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बिल्कुल उतर चुका है पटरी से, एनआईए को जांच सौंपी गई। तो ये दिखाता है कि ये सब सिर्फ एक बस सत्ता को पर अपना कब्जा बनाए रखने की जुगत थी टीएमसी की, जो कि काम नहीं आई। इस बार सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात हैं और निर्भय होकर लोग मैदान में उतर रहे हैं मतदान करने के लिए। उसका भी, वो भी एक बड़ा कारण है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और जिस तरीके से वहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि चुनाव के बाद भी सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, उससे लोगों में विश्वास जगा है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है। और जहाँ तक अगर ये बात, हिंदू मुस्लिम भी खूब हुआ है। हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही है, ध्रुवीकरण वहाँ पर अच्छा खासा रहा है। और आपने देखा होगा कि जो मतदान प्रतिशत रहा है
उसको लेकर सभी पार्टियों ने कहा है कि भाई ये तो हमारे पक्ष में गया, ये तो हमारे पक्ष में गया। लेकिन आपको ये देखना होगा कि चाहे पश्चिम बंगाल का पहले चरण का मतदान हो, चाहे तमिलनाडु का मतदान हो, चाहे असम का मतदान हो, चाहे पुडुचेरी का मतदान हो, चाहे केरल का मतदान हो, सब जगह बम्पर वोटिंग हुई है, सब जगह। एसआईआर का फायदा, एसआईआर का फायदा और एक भय कि अगर वोट नहीं करने गया तो अगली बार कट भी सकता है, नाम कट जाएगा। ये जो भय था ना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि अगर मैंने वोट नहीं किया, एसआईआर में मेरा नाम आ गया है, उसका नाम नहीं आया है, मैं नहीं गया वोट करने, मेरा नाम भी कट जाएगा, तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाऊंगा, नाम जुड़वाना बड़ा लंबी प्रक्रिया हो सकती है। तो ये जो भय था ना, इसने व्यक्ति को घर से निकाला है, वो वोट करने गया। आप 5 राज्यों में देख लीजिए, 5 राज्यों में एक जैसा ट्रेंड है। बिहार में भी अच्छा रहा था। हाँ, बिहार में भी अच्छा रहा था। तो ये एक भय था ना, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण रहा है इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का। और बाकी तो चाहे मतदाता का अपना भी एक मन होता है कि भाई मेरी ये जिम्मेदारी है कि मतदान करना। कई जगह प्रलोभन भी काम करते हैं, तमाम कारक होते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम इन 5 में देख लें तो ट्रेंड एक है सारा का सारा, भारी मतदान, बम्पर वोटिंग। और उसका सबसे बड़ा कारण है ये भय कि मेरा नाम कट जाएगा अगर मैंने मतदान नहीं किया। बिल्कुल, देखना होगा कि अगले सप्ताह जब सभी राज्यों के लिए जो वोटिंग है वो ख़त्म हो चुके होंगे और गिनती की बारी होगी, तब किस तरीके का माहौल रहता है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।